हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज़ में इंडियन सोसाइटी का ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अगस्त मंथ के सभी रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को जरूर से ज्वाइन करिए। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसे लागू हुए 2 साल हो चुके हैं। उस दौरान कुछ इनिशिएटिव अभी लॉन्च किए गए हैं, उसी के बारे में ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में लागू किया गया, 2022 आ गया तो 2 साल तो कंप्लीट हो गए। हालांकि ये सच है कि अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ खुद को तैयार कर रही हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा चेंज है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ ऑल ऑफ सडन रेडिकली इसे नहीं लागू कर सकते, उन्हें तैयारी करने के लिए वक्त चाहिए और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए प्रिपेयर कर रही हैं। कई सारे इनिशिएटिव्स इसके सेकंड एनिवर्सरी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, जिनमें पहला है कलाशाला इनिशिएटिव। 750 स्कूल्स में कलाशाला इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे हम बच्चों को एजुकेट करेंगे भारत में जो आर्ट फॉर्म्स हैं उनके बारे में, उन्हें जानकारी दी जाएगी इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में। कई तरीके से हो सकता है, उनको लेक्चर्स डेमोन्स्ट्रेट किए जाएंगे या फिर जो आर्टिस्ट हैं वो स्कूल्स को विजिट करेंगे। दूसरा है नेशनल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी। इसके माध्यम से उनमें लर्निंग एनवायरनमेंट को प्रमोट किया जाएगा ताकि क्रिएटिविटी, आइडिएशन का मतलब होता है नए नए आइडियाज को जनरेट करना, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एनहेंस करना और एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स को डेवलप करने का काम किया जाएगा। तीसरा है भारतीय गेम्स इनिशिएटिव। इसके तहत बच्चों में गिल्ली डंडा, कबड्डी जो ट्रेडिशनल गेम्स रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि वो खेलें, जो उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। और इसे चलाया जाएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम इनिशिएटिव के भीतर। इंडियन नॉलेज सिस्टम एक इनोवेटिव सेल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत काम करती है, न्यू दिल्ली बेस्ड है, AICT में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट के बारे में है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में राइट टू क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया है। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट की, उसमें बहुत सारे राइट्स को ह्यूमन राइट बनाया गया, लेकिन क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट तब भी उसमें शामिल नहीं था। अभी हाल ही में एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया गया है यूनाइटेड नेशंस में, और अब ये कह दिया गया है कि हर व्यक्ति के पास इस प्लेनेट पे ये अधिकार है कि उसे जीने के लिए क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले। ये तो बहुत जरूरी चीज है ना। जो डिक्लेरेशन है इसे 160 से ज्यादा यूनाइटेड मेंबर जो नेशंस हैं, उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर नेशंस ने इंक्लूड किया, इंक्लूडिंग इंडिया, एक्सेप्ट किया। इससे कंट्रीज इंकरेज होंगी कि वो ऐसे तरीके अपनाएं कि एनवायरनमेंट हेल्दी रहे और जो ओरिजिनल ट्रीटीज हैं उन्हें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि जो डिसीजन है वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब कि अगर कोई देश इसे इंप्लीमेंट नहीं भी करता तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि अगर यूनाइटेड नेशंस ने एक्नॉलेज किया है तो आप अपनी ग्लोबल जो अपनी नेशनल पॉलिसीज हैं उसमें आप इसको एक्नॉलेज करिए। इससे इन्वायरमेंटल इनजस्टिस खत्म होगा, जो प्रोटेक्शन गैप है उसमें कमी आएगी, लोग इंपावर्ड होंगे, स्पेसिफिकली जो वल्नरेबल सेक्शन है, चिल्ड्रन, यंगस्टर्स, वुमेन, इंडिजिनियस पीपल, उनको फायदा मिलेगा। ये क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को मोस्ट क्रिटिकल थ्रेट के रूप में देखता है ह्यूमैनिटी के लिए। यहां पे देखिए वो 3 इंटरलिंक्ड एनवायरमेंटल थ्रेट की बात करते हैं कि ये 3 थ्रेट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। सिमिलर रेजोल्यूशन लास्ट टाइम ह्यूमन राइट काउंसिल में भी पास किया गया था। वही बात थी कि एनवायरनमेंट सभी के लिए हेल्दी हो, ये एक बेसिक राइट है। अच्छी बात यह है कि हमने तो इंडिया में अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से बहुत पहले इसे प्रोटेक्ट करने के प्रावधान किए हैं। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि इसमें इंक्लूडेड है क्लीन एनवायरनमेंट और फ्री ऑफ डिसीज, यानी कि पोल्यूशन ना हो, वो भी शामिल है। आर्टिकल 48A में कहा गया है कि सभी लोग, सरकार ये कोशिश करेगी कि एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड किया, प्रोटेक्ट किया जाए और हम सेफ गार्ड करें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। आर्टिकल 51A का क्लॉज G ये कहता है कि सभी लोग, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी कि हम नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करें। तो हमारे संविधान में इसके प्रावधान किए जा चुके हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्कूल इनोवेशन काउंसिल के बारे में है। इस काउंसिल को सभी स्टेट्स में, सभी स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आपके स्कूल में, अगर आपके आसपास कोई स्कूल है, आपका स्कूल तो जब होगा तो रहा होगा, तो आपके स्कूल में भी स्कूल इनोवेशन काउंसिल्स को बना दिया जाएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इनोवेशन सेल है, आप इसे शॉर्ट में माइक बोल सकते हैं, MIC बोल सकते हैं, ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उन्हें साथ मिला है AICTE का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का। दोनों लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं। क्या होगी ये काउंसिल? इस काउंसिल में होंगे टीचर्स, स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट जो इंडस्ट्री और एकेडमिया से बिलोंग करेंगे।
पूरे साल एक्टिविटीज करवाई जाएंगी बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। उनको बताएंगे कि आपको इनोवेटिव रहना है और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे इनकलकेट की जा सकती है उसके प्रयास करने हैं। जो SIC है, स्कूल इनोवेशन काउंसिल, ये बच्चों के, टीचर्स को माइंडसेट को चेंज करेगा, अवेयर करेगा कि आप नए नए आइडिया जनरेट करिए, इनोवेशन लेकर आइए, एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर करिए, स्टार्टअप फाइनेंस कैसे हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे कैटलाइज करना है स्कूल्स में, डिजाइन थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सबके बारे में जानकारी दीजिए। SIC आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को इनेबल करने की कोशिश करेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। उसमें रैंकिंग सिस्टम भी, जब हम स्कूल्स को रैंक देने लगेंगे तो देखेंगे कि कौन सा स्कूल बढ़िया इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। जो SIC काउंसिल होगी उसके पास एक SIC पोर्टल भी होगा जहां पे स्कूल्स खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यहां पे स्कूल्स खुद को इनोवेशन काउंसिल के साथ जोड़ लेंगे, जो कि MIC के द्वारा डेवलप किया गया है जोड़ने का तरीका, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल। वो उसके साथ खुद को कनेक्ट कर सकते हैं ना। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा। एम्बेसडर कौन होता है? जो किसी चीज को लीड करे, किसी चीज को आगे लेकर जाए। जो टीचर्स होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा कि वो इनोवेशन और नए नए आइडियाज को लेकर स्टूडेंट को ट्रेन कर सकें। बिफोर दैट ये जरूरी है कि वो खुद ट्रेंड हो। तो MIC और AICTE ने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है कि हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। टीचर्स को ट्रेन करने के लिए 72 आवर्स का एक प्रोग्राम होगा। मतलब यू कैन से कि डिवाइड कर सकते हैं कई दिनों में इसको। 5 एरियाज होंगे। अगर टीचर्स उसमें 50% स्कोर लेकर आते हैं तो मान लिया जाएगा कि वो एम्बेसडर हैं। 5 एरियाज हैं: डिजाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन, आइडिया जनरेशन, आइडिया हैंड होल्डिंग, फाइनेंस, सेल्स और HR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोटोटाइप। अगर पांचों में उन्होंने 50% स्कोर कर लिया तो वो बन जाएंगे एम्बेसडर, इनोवेशन एम्बेसडर। ये मान लिया जाएगा कि उनके पास कैपेसिटी है कि वो स्टूडेंट्स को नर्चर कर सकते हैं IPR, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजाइन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के लिए। थोड़ा सब्जेक्टिव आर्टिकल था पर जानकारी वाली बात है, जानते रहिए। राइट, आगे बात आती है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग फॉर 21st सेंचुरी प्रोग्राम। ये असल में किसने लॉन्च किया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? ये लॉन्च किया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी नेस्ट ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का पार्ट है, और CBSE ने। ये क्या करेगा? ये कोशिश स्टूडेंट्स पे नहीं करेगा। ये बात है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बात की जा रही है। ये एक्सपीरियंटल लर्निंग यानी अनुभव से सीखा गया जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल किया जाए एजुकेशन प्रोग्राम्स में। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है एजुकेटर्स के लिए। जो टीचर्स होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, उनको क्लासरूम लर्निंग प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करके कैसे क्लासरूम में और ज़्यादा शिक्षित कर सके बच्चों को। तो ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है किसके लिए? शिक्षकों के लिए। कौन शुरू कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, CBSE विद टाटा ट्रस्ट। क्यों? ताकि जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे भी सीखा जा सके, ताकि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल चेंजेस जो बच्चों में है वो की जा सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, टीचर्स को लीडर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ट्राइबल मिनिस्ट्री के कुछ जो प्रोग्राम्स थे वो आपको पता होने चाहिए, जैसे एकलव्य प्रोग्राम क्या था कि ये एक रेजिडेंशियल सिस्टम था जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने शुरू किया था, ताकि जो ST कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जा सके, हाई एजुकेशन में मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उसके लिए किया गया था, जिसके लिए उनको स्पेसिफिक ग्रांट्स मिलते हैं। तो जिस भी ब्लॉक में 50% ज़्यादा ST पॉपुलेशन है वहाँ पर एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल 2022 तक बनने की बात थी। फिर एक जो हमने बात करी नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो कि किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ही आती है। ये काम करती है किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर। और ये कोशिश करती है ये जानने के ऊपर कि भाई कैसे ट्राइबल स्टूडेंट्स के एजुकेशन लेवल्स को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। तो किसने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, किसको टारगेट करता है, कहाँ से शुरू हुआ, ये आपको पता इसमें होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है श्रीमद रामचंद्र मिशन के बारे में, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने हाल ही में इसका इनोग्रेशन किया था। तो रामचंद्र मिशन जो है कहाँ पर है? पहली बात, किस राज्य से ये संबंधित है? तो गुजरात। किनके अंतर्गत शुरू हुआ था? एक स्पिरिचुअल मूवमेंट थी जो कि शुरू की गई थी गुरुदेव श्री राकेश जी के द्वारा, जो अराउंड दुनिया भर में फैली हुई है। तो किसकी बात कर रहा हूँ? श्रीमद राजचंद्र मिशन। ये किसने शुरू की? गुरुदेव श्री राकेश जी ने। कहाँ? गुजरात में। क्या किस रिलीजन से ज़रा बिलोंग करते हैं? तो जैनिज़्म से। और कोशिश करते हैं कि किस तरह हम सत्य को पा सकते हैं, और एक जो गाइडेंस और सीकर्स की बात है उसके बारे में बात की गई। इन्हें युग पुरुष भी कहा जाता है। तो ये हो गई श्रीमद राजचंद्र मिशन की बात। हमने आज के क्वेश्चंस देखे, आर्टिकल्स देखे, देखते हैं आपको कितना इसमें से याद है। इसके बाद जो एक आर्टिकल न्यूज़ में था वो है नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। लेप्रेसी मतलब कुष्ठ जिसे हम कहते हैं, ये उसकी बात होती है। भारत में एक समय में कुष्ठ एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी थी, कई लोगों की जान इसमें जाती थी। अब हालांकि गवर्नमेंट ने और इंडिया को लेप्रेसी फ्री बनाने के नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP लॉन्च किया है। तो ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किस तरह की स्कीम है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किसके अंतर्गत है? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत है। क्या करेगी ये कि अगली स्टेज में ही, शुरुआती स्टेज में ही आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि आप ढंग से कॉस्ट इफेक्टिव और फ्री ट्रीटमेंट एक तरह से दे पाएँ, ताकि डिसेबिलिटी ना फैले। तो इसके लिए ऑलरेडी कई सारे इनिशिएटिव हैं, जिनमें निकुष्ट एक इम्पॉर्टेंट एक रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, ताकि पता चल पाए कहाँ पर ये फैला हुआ है, ताकि इसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा हर साल 30 जनवरी को नेशनल लेप्रेसी अवेयरनेस कैंपेन रन होती है, और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम बिल्कुल इससे मुक्त हो पाएँ कुछ से। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, और प्रॉपर तरीके से जो भी व्यक्ति हैं जो कांटेक्ट में आते हैं उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि ये चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए। ये ट्रांसमिट होती है बीमारी, यानी एक से दूसरे लेवल तक चली जाती है, तो उसको रोकने के लिए यदि कोई व्यक्ति है तो उसको दवा दे दी, ताकि ये और ना फैले। हालांकि अब इंडिया ने बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर लिया है, और ये बात इससे साबित होती है कि WHO का क्राइटेरिया है कि इंडिया ने भी इसको एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दिया। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम मतलब एक बड़े लेवल पे एक पब्लिक समस्या नहीं है ये, कुछ लोगों को होता है, कुछ तो होता रहेगा, लेकिन एज अ मतलब से कहते हैं ना, बड़े लेवल की कोई बड़ी बीमारी नहीं है। तो वो इंडिया ने कर लिया था 2005 में ही। उसका क्राइटेरिया ये था कि 1 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन से कम होना चाहिए। ये इंडिया ने 2005 में ही अचीव कर लिया था, लेकिन अभी भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है, जिसको कंट्रोल करने की बात चल रही है। जो क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं कि क्या इंडिया हैज़ अचीव्ड लेप्रेसी इरेडिकेशन कंप्लीटली? नो, इट हैज़ नॉट। But has India achieved elimination of leprosy as a public health problem? तो yes, अभी completely eradicate नहीं किया है, लेकिन as a public health problem इसको हाँ कम ज़रूर कर लिया। ये इंडिया के लेप्रेसी प्रोग्राम में है। किसने लॉन्च किया है, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं पालन 1000 कैंपेन की। पालन मतलब बच्चों का पालन पोषण, उससे रिलेटेड है ये हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक पालन 1000 नेशनल कैंपेन लॉन्च किया है, पेरेंटिंग ऐप, ताकि बच्चों की मोर्टेलिटी गिर सके। देखिए, मोर्टेलिटी बढ़ी हुई इसलिए कई तो जैसे बचपन में या जब शुरुआती स्तर होता है किसी शिशु का पैदा होने वाला, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है, या कुछ समय देखभाल ढंग से नहीं हो पाती, या फिर कुछ उनको क्योंकि पेरेंटिंग ठीक से नहीं की जाती, उनकी वजह से दिक्कत आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए ऐप फोकस किया गया है, जहाँ पर बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फोकस किया जाए पहले 2 साल में, ताकि दिमागी रूप से और हर रूप से वो अच्छे से डेवलप हो पाए। इसके लिए जो भी पेरेंटल एडवाइस होगी, जो उनका ख्याल रख रहा है उसको दी जाए, कैसे बच्चों की डेली रूटीन होनी चाहिए, क्या उनके डाउट्स हैं वो सब क्लियर किए जाएंगे। तो इसमें पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, जो लोग भी बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, उन सब के लिए बढ़िया से कैंपेन रन की गई है, जो कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ जोड़ दी गई है। तो पालन 1000 कैंपेन किससे रिलेटेड है, क्या है ये? तो ये ऐप है जिसमें कोशिश की गई है कि जो केयर गिवर्स हैं बच्चों के 1 से 2 साल तक के, 0 से 2 साल तक के, उनको अच्छी खासी गाइडेंस दी जाए, उनको टिप्स दी जाए कैसे पेरेंटिंग की जाए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निक्षय पोषण योजना के बारे में है। निक्षय, क्षय मतलब एक प्रकार का रोग, निक्षय मतलब कोई ऐसा जिसको रोग ना हो, पोषण योजना मतलब किसी व्यक्ति को क्षय रोग से जो पोषण है उसके जरिए बचाया जाए। यही एक ऑब्जेक्टिव है। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार की योजना होगी। देखिए, निक्षय पोषण योजना ट्यूबरकुलोसिस के लिए लॉन्च की गई थी 2018 में। इसे लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित होते हैं उन्हें सबसे पहले तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। निक्षय पोषण योजना का यही ऑब्जेक्टिव था कि इससे ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिले। लेकिन हाल फिलहाल में न्यूज़ ये आई है कि जितने लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था उसके केवल 2/3 लोगों को ही इसका बेनिफिट मिला है, जो कि कंसर्निंग है कि आखिर हम सभी लोगों तक इसका बेनिफिट क्यों नहीं पहुंचा पाए। इसमें एक फॉर्मेट ये था कि हमें 500 रुपीज़ पर मंथ के बेसिस पे न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए टीबी पेशेंट तक ये अमाउंट पहुंचाना है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे उनके अकाउंट में। जब से इस स्कीम को या योजना को लॉन्च किया गया, 5.73 मिलियन जो नोटिफाइड बेनिफिशियरीज हैं उनमें से महज देखिए 2/3 जो हैं उन तक ये योजना पहुंच पाई है। इसके लिए सरकार ने 1488 करोड़ रुपीज़ खर्च किए हैं। दिल्ली जहाँ पे हाईएस्ट बर्डन है ट्यूबरकुलोसिस का सभी प्रकार के फॉर्म्स का, वहाँ पर अगर आप लेवल देखेंगे तो 1 लाख पॉपुलेशन पर 747 केसेस आते हैं। 30.2% पेशेंट्स तक ही एक बार ये जो डीबीटी है वो पहुंच पाया है। जो टीबी है उसके बारे में बात करते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई वायरल डिसीज नहीं है, ये वायरस से नहीं होती, रेदर ये बैक्टीरिया से होती है। उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियाई फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें लगभग 200 बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ह्यूमंस में जो टीबी है वो इन जनरल लंग्स को प्रभावित करता है
और जब वो लंग्स को प्रभावित करता है तो उसे कहा जाता है पल्मोनरी टीबी। हालांकि ये अन्य ऑर्गन्स को भी प्रभावित कर सकता है, जिसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। टीबी एक इंसान से दूसरे इंसान में एयर के थ्रू फैल सकता है। एक व्यक्ति जिसको टीबी है उसके कफ, स्नीज या स्पिट से अगर जो टीबी के जर्म्स हैं वो फैल जाते हैं हवा में, और जो भी उनके संपर्क में आता है उसको टीबी का खतरा होता है। सिम्टम्स की बात करें तो जो थूक होता है उसके साथ ब्लड का आना, चेस्ट में पेन होना, वीकनेस, वेट लॉस होना, फीवर और रात में खूब सारा पसीना होना, ये सिम्टम्स हैं इसके। टीबी ट्रीटेबल है और क्यूरेबल डिसीज़ है, तो चिंता की बात नहीं होती। हालांकि ट्रीटमेंट बहुत सावधानी से करना होता है। 6 महीनों का कोर्स होता है। 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स लेनी होती हैं रेगुलर बेसिस पे बिना मिस किए, जिसके साथ ज़रूरी होता है इन्फॉर्मेशन, सुपरविजन और सपोर्ट जो हेल्थ वर्कर्स और ट्रेन वॉलंटियर्स के द्वारा दिया जाता है। फिर एक कैंपेन चली है, आश्वासन कैंपेन। आश्वासन कैंपेन क्या है? तो असल में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है दोनों ने मिल के इसको शुरू किया है। इट इज़ ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव। तो मिनिस्ट्री कौन सी याद रखिए, थोड़ी सी अलग है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री प्लस हेल्थ मिनिस्ट्री मिलकर ये काम कर रही है, जहाँ 100 दिन का आश्वासन कैंपेन चला है। नॉर्मली आश्वासन नेता लोग देते हैं, यहाँ श्वास यानी सांस से रिलेटेड चीज़ है। आश्वासन यानी जो लोग टीबी से पीड़ित हैं उनके लिए, ट्राइबल इलाकों में जो टीबी से ग्रस्त लोग हैं उनको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग और उनका एक इलाज करने की कोशिश है ये आश्वासन कैंपेन, जो कि किस मिनिस्ट्री का है? ट्राइबल अफेयर्स का प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव, जो डोर टू डोर जाकर 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में एक 3 pronged स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि पहले हम डिमांड करेंगे, ये जनरेट करेंगे डिमांड जहाँ भी ज़रूरत है कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, जिनको भी टीबी होने की संभावना है उनको इलाज किया जाए, उनकी टेस्टिंग की जाए, डायग्नोसिस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन घटाई जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप पता लगाएंगे कहाँ कहाँ पर एक्टिव है ये टीबी का प्रॉब्लम और वहाँ पर क्या तरीके अपनाने चाहिए, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव है क्या? जैसे मैंने बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सेंट्रल टीबी डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वो, प्लस यूएस एड का सपोर्ट इसको मिला है एज ए टेक्निकल पार्टनर, ताकि टीबी केयर और सपोर्ट सर्विसेज पूरे इंडिया में और ज़्यादा बेहतर तरीके से फैले फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। तो आश्वासन कैंपेन किसके बारे में है? ट्राइबल इलाकों के बारे में। किससे संबंधित है? टीबी बीमारी से। मिनिस्ट्री कौन सी है, कौन सपोर्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल बात करता है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। तो एक नई यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी ताकि फोरेंसिक्स के इलाकों में जो कमियां हैं उसको पूरी की जा सके, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी पूरी की जा सके। 2020 में स्थापित की गई थी ये, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फोरेंसिक साइंसेज में हमें और एक्सपर्टीज़ चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर पाएँ या जो रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर पाएँ, उसके लिए ये शुरू की गई थी। तो इसका कैंपस असल में जो गुजरात में था, वहाँ से अब कैंपस भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, गुवाहाटी और इवन दिल्ली में खुलने की बात हो रही है और खुले भी हैं। क्या कोशिश करेगा ये दुनिया की असल में इकलौती और ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फोरेंसिक बिहेवियरल साइबर सिक्योरिटी पर ही फोकस करिए। तो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसका नाम है। क्या काम है? नाम से क्लियर है, फोरेंसिक साइंस, क्राइम, क्रिमिनोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी, बिहेवियरल साइंस और क्रिमिनोलॉजी पे काम करना, ये इसका उद्देश्य है। कहाँ पर है ये? तो इंडिया में है। मेन सेंटर गुजरात में है, अब अलग अलग जगह भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, गुवाहाटी में खोलने की बात इसकी हुई है। वहाँ कैंपस खोले गए हैं। तो कब स्थापित हुआ, क्यों स्थापित हुआ, क्या कार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या मिशन है? एजुकेशन थ्रू इन्वेस्टिगेशन टू इम्पार्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, एक डीएनए में, एक साइबर सिक्योरिटी में, एक इन्वेस्टिगेटिव और फोरेंसिक साइकोलॉजी में, ताकि साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ हैं या जो डीएनए से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ये कोशिश होती है नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की। कैंपसेस कहाँ है? इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर इंडिया ने शुरू किया तो अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं कि भाई भारत ने ऐसी यूनिवर्सिटी शुरू की है जो फोरेंसिक साइंसेज पे काम कर रही है। वी कैन यूज़ इट इन कनेक्टिंग विद आर जो हमारा क्रिमिनल डेटाबेस है, ताकि बेहतर तरीके से फोरेंसिक्स पे रिसर्च किया जा सके। जिन पुलिस डिपार्टमेंट्स के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है वो इसका इस्तेमाल यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ या कोलेब्रेशन के साथ कर पाएंगी। अगला आर्टिकल सीड स्कीम के बारे में बात करता है। सीड स्कीम पहली बात किसने लॉन्च करी? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जो डी नोटिफाइड या नोमैडिक ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक जो ट्राइब्स हैं, उनको फ़ायदा मिलता है। इस स्कीम के अंतर्गत उनके लिए स्कॉलरशिप्स, कोचिंग्स, हेल्थ इंश्योरेंस और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स, चाहे वो उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो या हाउस होल्ड के लिए असिस्टेंस देने कर हो या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने को लेकर हो, उसके बारे में बात की जाती है। सीड स्कीम किसको केटर करती है? तो डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब को या सेमी नोमैडिक ट्राइब को। तो देखा गया काफ़ी वहाँ पर लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। 402 एप्लीकेशन मिले हैं फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, राइट। क्या स्कीम थी हमने समझ ली। इसके लिए एक यूनिक आईडी दिया जाएगा, एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको एक आईडी मिलता है, फिर उसके थ्रू आपको सपोर्ट किया जाता है। क्या होती है डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब? ये वो ट्राइब्स हैं जो मार्जिनलाइज हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये एक स्टैब्लिश्ड सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे
और दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ डिस्ट्यूशन फॉर जनरेशन, क्योंकि वो घुमंतु जीवन जीते थे और पहले अंग्रेज इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट लगा देते थे। वो समझते थे कि क्योंकि ये सेटल नहीं हो रहे तो ये खतरनाक है हमारी सोसाइटी के लिए, हमें टैक्स भी नहीं दे रहे, तो उनके खिलाफ हमेशा क्रिमिनल की तरह उन्हें देखा जाता था। तो वो हमेशा से सताए रहे, नेग्लेक्टेड रहे, मार्जिनलाइज रहे, क्योंकि मूवमेंट पे रहते थे। वो इलाके ऐसे थे जो डेवलप नहीं थे, गवर्नमेंट का ध्यान भी नहीं गया। सो दैट्स व्हाई दे हैव बीन द वर्स्ट ऑफ द लॉट। तो उनके सुधार के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसके लेकिन नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। बट अच्छा, पहले ये बता, आपको ये फैक्ट पता है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंगली जो इंडिया की पॉपुलेशन है 2023 में चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगी? पता है ना? चलो, वेरी गुड। सी हियर, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023। अब आते हैं अपनी न्यूज़ पे, और न्यूज़ है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी के ऊपर। देखो, अभी रिसेंट में क्या हुआ था, नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 कंडक्ट हुई थी। इसमें मिनिस्टर साहब ने ये बोला कि जो हमारा इंडिया है ना, वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव कर चुका है। अब ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इसको हम एग्जांपल समझेंगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। मान लो ये इंडिया है, इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 100 है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी ये बोलती है कि आगे जो आने वाली जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। मतलब कि 100 लोग अभी जिंदा है, जैसे ही नए 100 लोग आएंगे तो ये पुराने 100 लोग मर चुके होंगे। बट ये तो थोड़ा कुछ ज़्यादा हाइपोथेटिकल हो गया। ये देखो इस टाइप से होगा, मान लो कि 100 लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लो 3 लोग मर गए, तो यहाँ पर 3 लोग नए पैदा हो गए, फिर यहाँ पर 2 लोग मर गए, फिर यहाँ पर 2 लोग नए पैदा हो गए, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इन शॉर्ट ये एक एग्जाम्पल था, लेकिन बताने का मतलब साफ ये था कि जितने नए लोग पैदा होंगे वो पुराने लोगों को रिप्लेस करेंगे। मतलब इन शॉर्ट हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज अब नहीं होगी। अब तक हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज वाली स्टेज चल रही थी, अब नाउ इट विल बी लाइक स्टेबलाइज्ड। जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग मरेंगे। लेकिन जैसे जापान है, वो तो पॉपुलेशन डिक्लाइन की स्टेज में है, मतलब जितने लोग जिंदा हैं, ठीक है, वो लोग मरते जा रहे हैं, उनके कंपैरिजन में आधे लोग भी नहीं आ पा रहे। दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डिक्लाइन स्टेज। अभी हम बिल्कुल ग्रोथ वाली स्टेज में थे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही थी। मान लो पहले 100 लोग हुआ करते थे, हर साल हम 200 लेके आ रहे थे, 300 लेके आ रहे थे, दैट इज पॉपुलेशन इंक्रीज। अब ऐसा है कि 100 लोग मर रहे हैं, 100 ही लोग यहाँ पर नए पैदा हो रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन लिक्विड स्टेबिलिटी पे आ रहे हैं हम। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव हो गई है, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट 2022 की। अब देखो, इसमें हमारे सामने कुछ टारगेट्स लाइक की प्रायोरिटीज़ क्या होगी, इस पूरे विजन डॉक्यूमेंट पर रिलीज़ किया गया है, ठीक है। और ये नेशनल फैमिली प्लानिंग जो 2030 प्रोग्राम है उसको भी लॉन्च किया गया है। इसमें मेनली ये कहा गया कि जो अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल को बताई जाती है कि मतलब कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, क्या करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। मतलब वहाँ पर मेल का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि मेल का पार्टिसिपेशन ये फैमिली प्लानिंग के प्रॉस्पेक्ट में बढ़ाया जाए। दूसरा ये है प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए कि वो लोग मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स बना सके। मतलब अभी तक ऐसा है कि वही जो पुरानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स चल रही है उन्हीं का यूज़ किया जा रहा है, बट लाइक कि कुछ इनोवेशन लाने की जरूरत है इसमें भी, तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। देखो लास्ट में यहाँ पर बात की गई है टीनेज चाइल्ड बियरिंग की, ठीक है। अभी देखो NFHS 4 का डेटा ये बताता है कि 2015-16 जो कि NFHS 4 2015-16 का डेटा ये बताता है कि 7.9% ऐसे लोग थे जो लोग टीनेज पे चाइल्ड बेयर कर रहे थे। और NFHS 5 का डेटा ये दिखा रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या घट के 6.8% हो गई है, ठीक है। तो इसे और रिड्यूस करना है। तो ये 3 टारगेट रखना मेनली, लैक ऑफ मेल पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस, दूसरा प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट और तीसरा टीनेज चाइल्ड बेयरिंग, ठीक है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं अपने पॉपुलेशन कंट्रोल की। इंडिया ने अभी तक पॉपुलेशन कंट्रोल में क्या क्या किया है। सबसे पहली बात तो हम ऐसी पहली कंट्री थी पूरी दुनिया में जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा है कि हमने नेशनल कमीशन बनाई थी पॉपुलेशन के ऊपर 2000 में, और अभी इस टाइम पे एट प्रेजेंट इंडिया इज मेंबर ऑफ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर फैमिली प्लानिंग, ठीक है। समझ में आया? चलो ठीक है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।